तो आप सभी को फिर से स्वागत है अपना चैनल सुजय पाठक जी में। और आज हम लोग सेट नंबर 14 चलेंगे, ठीक है। और 13 सेट का वीडियो डाला जा चुका है, जाइए उसे देखिए और अच्छा लगे तो उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए कि दूसरा कभी पढ़ने का मौका मिले, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है वो 30 क्वेश्चन आता है पर डे, 30 क्वेश्चन का ही चल रहा है, सेट है, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन का सेट पर डे चल रहा है। और देखिए कि आप लोग कितना बना पाते हैं, कितना नहीं बना पाते हैं। अगर बन रहा आपसे अच्छी 20-25 बन जा रही है तो समझ जाए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब सारे क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन मैंने चुन चुन के लिया है और सारे प्रीवियस ईयर से लिया गया है, ठीक है। और पीछे के सारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग अपने अपने पैसों की ओर चलते हैं, ठीक है। तो पहले पैसे से स्टार्ट करते हैं। तो पहला पैसे क्या कह रहा है कि 50 केजी भार का एक लड़का, ठीक है। 50 केजी भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियाँ 9 सेकेंड में चढ़ चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति का पता लगाना, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक सीढ़ी का ऊंचाई जो है वो 15 सेंटीमीटर है, तो हम लोग को निकालना कितना है, 45 सीढ़ी की ऊंचाई, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो 45 सीढ़ी का ऊंचाई कितना हो जाएगा, 45 गुना 15, ठीक है। 15 से अगर गुना करेंगे तो 15 × 5 = 75। तो 5 × 7 = 15 × 4 = 60। 60 हुआ 7 कितना हुआ, 67, ठीक है। कितना हो जाएगा, 67 मैंने कितना हो जाएगा, 675 सेकेंड। लेकिन सॉरी 675 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कीजिए तो 100 से भागा जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 100 से भागा दिएगा तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पॉइंट बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0.75 मीटर। क्या हो जाएगा, मीटर में ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। तो अगला क्या कह रहा है कि हमको निकालना क्या है, शक्ति। शक्ति का फार्मूला आप लोग को पता है कि पी बराबर होता है W/T। डब्ल्यू क्या हो जाता है, समय, ठीक है। क्या होता है, सॉरी डब्ल्यू क्या हो जाता है, कार्य। डब्ल्यू क्या होता है, तो क्या होता है पी बराबर कार्य बटा समय। तो आगे कार्य निकालते हैं। तो कार्य निकालने के लिए कार्य का इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा। तो देखिए द्रव्यमान दिया हुआ है, समय समय से तो इसमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जी का मान दिया हुआ है और यहाँ हम लोग एच बराबर ऊंचाई निकालनी है। सीढ़ी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 6.75 मीटर, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, mgh। mg जो है वो हो जाएगा भार, भार गुने ऊंचाई होता है। फॉर्मूला पहले भी बात बता दिया था मैंने कि डब्ल्यू बराबर होता है भार गुने ऊंचाई। तो भार क्या हो जाता है, mg। तो भार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण। मतलब ये क्या होता है, mg जो है द्रव्यमान गुने त्वरण, वो क्या हो जाएगा, भार। तो फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बराबर भार गुने ऊंचाई। उसी को हम डायरेक्ट पूरा लिख दिए कि भार mgh, ठीक है। तो mgh बैठाते हैं तो 50 केजी गुना में जी का मान कितना है, 10, गुना में एच का मान हम लोग कितना निकालते हैं, 6.75। अगर इसको काटिए, पॉइंट बैठा हटाइए तो कितना हो जाएगा नीचे, 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। तो इसको गुना करिए तो क्या हो जाएगा, 5×5 = 25, 7×5 = 35 और 35 और 2 = 37, 7 हासिल 3 और 6×5 = 30 और 30 और 3 = 33। ये कितना हो जाएगा, ये क्या हो गया, जूल आ गया, ठीक है। हम लोग को पावर निकालना है। तो पावर निकालने के लिए कार्य कितना हो जाएगा, 33/75 बट्टा में समय कितना दिया हुआ है, 9 सेकेंड। कितना दिया है, 9 सेकेंड। तो 9, समय को यहाँ सेकेंड में ही रखना है, ठीक है। तो 9 से गुना भाग दिए तो 9×9 = 27। 27 में से अगर 33 से 27 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 6। 6 आगे गया, 9×9 = 63। तब 63, 9×7 = 63, ठीक है। तो 63 अगर इसको में 67 में से 63 घटेगा तो कितना बचेगा, 4। 4 आगे गया तो 45। तो 9×5 = 45। कितना कोचिंग हो जाएगा, तो वाट में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 375 वाट। 375 वाट कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। 375 वाट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि 4 न्यूटन भार वाला कोई लड़का 160 वाट की शक्ति से 20 सेकेंड तक रस्सी को चढ़ता है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगा। मतलब हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ तेज बराबर निकालना है, ठीक है। चलिए तो प्रश्न क्या कह रहा है कि 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 10 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। और दिया गया कुछ है तो जी बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, शक्ति। तो पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, W/T।
टी। ठीक है, तो इसमें देखिए कि क्या करेंगे, 44 सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, और कितना सेंटीमीटर एक सीढ़ी ऊंचा है, तो 15 सेंटीमीटर। 44 से 15 में गुना कीजिए, क्योंकि हमको पूरा सीढ़ी की ऊंचाई जानना है। तो पूरा सीढ़ी की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 44 गुना 15, 15 चौके 60, 15 चौके 60 और 6 66। इसको मीटर में चेंज कीजिए, 100 से भागा दीजिए, एक जीरो से एक जीरो, 6.6। ठीक है, तो 6.6 मीटर इसका ऊंचाई हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे निकलते हैं, तो फिर डायरेक्ट फार्मूला पर बिठा देते हैं। तो पी बराबर एम जी एच बटे टी। तो कार को डायरेक्ट मैंने एम जी एच लिख दिया। ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम भी नहीं रहेगा और बन जाएगा। तब पी बराबर हम लोग को निकालना है, एम का मान दिया हुआ है 50 kg गुना में, उसके बाद क्या दिया हुआ है, जी का मान दिया हुआ है 10 गुना में, और हम लोग अभी एच का मान निकाल चुके हैं 6.6, और बट्टा में क्या हो जाएगा 10 सेकेंड, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है 10 सेकेंड टाइम। ठीक है, गुना में अगर इसको पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10, इसको अगर पॉइंट हटा देते हैं तो। ठीक है, तो काटिए, जीरो से जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो नीचे कट जाएगा। ठीक है, कितना बचा था, 6 पचे का 30, 6 पचे 30 और 3 33। ठीक है, कितना हो जाएगा 330 वाट। 330 वाट कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 303 वाट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, फिर से वैसा ही प्रश्न है। आज लगभग सभी सारे प्रश्न वैसे ही दिए गए हैं कि आप लोग इतना बनाइए कि आप लोग को सीधे आप लोग का एकदम कंठस्थ हो जाए कि ऐसे बनेगा। ठीक है, हिंदी में 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकेंड में 43 सीढ़ियाँ चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। हम लोग बिना देरी कर डायरेक्ट बिठा देते हैं। कैसे, देखिए, पी बराबर डब्ल्यू बटे टी। ठीक है, होता है। इसी को अगर चेंज करते हैं, पी बराबर एम जी एच बटे टी। ठीक है, और इसी पर बैठाइए हम, तो क्या हो जाएगा, यहाँ जगह है तो यहाँ बिठाते हैं। तो पी बराबर एम का मान कितना दिया हुआ है 50 गुना में, जी का मान कितना दिया हुआ है 10, 10 गुना में। ठीक है, उसके बाद करा एच, एच निकालने के लिए हमको क्या करना होगा कि जो सीढ़ी है और एक सीढ़ी का इतना है, तो दोनों गुना कर देंगे। ठीक है, जो अलग हम लोग करते थे इसी में कर देंगे। 43 गुना 15। ठीक है, बट्टा में समय, समय क्या हो जाएगा, समय इसको में दिया हुआ है 10 सेकेंड। ठीक है, 10 सेकेंड इसका होगा गुना में, जो ये इसको जो चेंज करेंगे तो ये सेंटीमीटर में आएगा, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या होगा, 100 से फिर भागा होगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। और चलिए इसको काटिए, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, फिर यहाँ एक जीरो से यहाँ एक जीरो कट गया। ठीक है, अब इसको काटिए, 5 है, 5 दूनों का 10 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हम लोग को गुना करना होगा क्या, पी बराबर 43 गुना 15 बटे 2। ठीक है, तो चलिए इसको गुना करिए, तो 15, 15 दिया 45 का 5 होता है, और 15 चौके 60, 60 और 4 64 बट्टे 2। 2 से अगर इसको भागा दिए तो क्या होगा, दो तो दो दिया 6, और एक कितना होगा 4 है, तो दो दोनों का 4, इसका होगा दो दोनों का 4, भाई 5 बार में कितना होगा 322.5 वाट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 322.5 वाट। ठीक है, चलिए आगे के चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, अगला प्रश्न कहता है कि एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है। जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है। ठीक है, ये हम लोग को बताना है कि यह जो हवाई जहाज है वो कार से शक्तिशाली है। वो निम्न से किसको क्या कहें, तो शक्तिशाली है तो क्या हो जाएगा, शक्ति। क्या हो जाएगा, शक्तिशाली है तो क्या बताएगा, शक्ति बताएगा। ठीक है, शक्तिशाली है तो क्या बताएगा, शक्ति हो जाएगा। तो कार करने की क्षमता सबसे अधिक किसका है, तो वो होता है इंजन का, एरोप्लेन के इंजन का। ठीक है, कार के इंजन से ज़्यादा कितना होगा, एरोप्लेन के इंजन का, इसलिए इसको शक्ति आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, 80 kg की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति पूछ रहा है। ठीक है, आवश्यक औसत शक्ति क्या होगा। तो चलिए हम लोग बनाना प्रारंभ करते हैं। तो बनाने के लिए पहले देखते हैं, शक्ति बराबर फार्मूला सभी को पता होगा, पी बराबर एम जी एच बटे टी। ठीक है, क्या हो जाएगा, एम जी एच बटे टी। ठीक है,
तो चलिए हम लोग इसको बैठाते हैं। तो क्या करेंगे, 80 kg का है, 80, यहाँ नहीं हटेगा, इसको साइड में लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 80 गुना में, ठीक है। जी का मान कितना दिया हुआ, तो जी का मान अपना से ले लेंगे 10 गुना में। उसके बाद क्या है एच, एच का मान कितना दिया हुआ है, 40 मीटर की ऊंचाई तक था, 40 हो जाएगा एच, ठीक है। और कह रहा है कितना था, और नीचे पूछ रहा है टी, टी बराबर कितना हो जाएगा 50 सेकेंड, 50 से क्या हो जाएगा भागा, एक जीरो से एक जीरो, 5 दूनी का 10, ठीक है, 4 दूनी का 8, 8 × 8 = 64, 640 वाट, ठीक है। कितना हो जाएगा 640 वाट, ठीक है। लेकिन पहले शुरू शुरू ही हमने बताया था कि जो वाट लिखाता है वो जूल प्रति सेकंड में लिखाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 640 जूल प्रति सेकंड। शुरू शुरू पहले वाला क्लास हम लोग जाने थे शक्ति के बारे में, ठीक है, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि जो का शक्ति शक्ति होता है उसको वाट में भी होता है और जूल प्रति सेकंड में भी लिखा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है। ऊर्जा का केवल निर्माण किया जा सकता है, नहीं, केवल निर्माण नहीं किया जा सकता है। मतलब ऊर्जा को केवल नष्ट किया जा सकता है, तो ऊर्जा को नष्ट कभी कभी नहीं किया जा सकता, ठीक है। सोचिए, ऊर्जा को नष्ट भी नहीं किया जा सकता है। ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है और इसे नष्ट भी किया जा सकता है, नहीं, ये भी गलती है। ऊर्जा का निर्माण भी नहीं किया जा सकता, निर्माण किया जा सकता है लेकिन नष्ट नहीं किया जा सकता, ना निर्माण किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। और इसको क्या होगा, तो रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी है, ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसको क्या किया जाता है, तो रूप में परिवर्तन कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए और फिर चलता है। तो अगला प्रश्न क्या करा, ऊर्जा ना तो उत्पन्न ही की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, ठीक है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे कहा था किसके द्वारा, ये कहा गया था, इसे कहा जाता है, ठीक, किसके द्वारा कहा गया था, नहीं, किसके किसके क्या कहा जाता है। तो इसको आप लोग क्या हो जाएगा, तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, क्या कहा जाता है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है। क्या कहा जाता है, तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि वायु प्रतिरोध का नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा, ठीक है। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड का स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का मान योग क्या होगा, इससे पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या है, 9 नंबर प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसे बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा स्थिर, क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ जान लीजिए कि स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे घटती जाती है, ठीक है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ही कार्य करता है, क्योंकि जब वस्तु स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में हो जाता है। जो उसका जब गिरता है तो उसका स्थितिज ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। किसी भी बिंदु पर गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा समान रहता है। जैसे किसी भी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का मान हमेशा समान रहता है, मैंने स्थिर रहता है, ठीक है। क्या होता है, स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा रिक्त स्थान के रूप में संग्रहित होता है। स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, मांसपेशीय ऊर्जा या गतिज ऊर्जा किस रूप में हस्तांतरित होता है, ठीक है। तो इसको आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब आप खींचते हैं तो खींचने के बाद आप रुक जाते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, क्या हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा में हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बारे में बता देते हैं। तो किसी भी वस्तु को उसकी विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थिति ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध में इकट्ठा पानी की ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग की ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है, ठीक है। स्थिति ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अर्थात जब हम एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो रबड़ बैंड की खींची हुई स्थिति के कारण उसमें हस्तांतरित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है, ठीक है। तो ये हस्तांतरित ऊर्जा रहता है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, लिखित में से कौन सा उदहारपातन कर सकता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उदहारपातन कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोरेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम सल्फाइड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अमोनियम क्लोराइड। चलिए हम लोग जानते हैं कि कौन कौन ध्रुवपातन करता है, ठीक है। तो इसको आप कॉपी उपी में लिख लीजिएगा, कॉपी लेके बैठिएगा उसमें लिख लीजिएगा। तो इसको कह रहा है कि पहला होता है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। फिर दूसरा हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। फिर हो जाएगा आयोडीन, फिर हो जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, फिर नेफ्थेलीन, फिर एंथ्रासीन,
ठीक है। इतना जो है वो उदारपातन करता है। ठीक है। कौन कौन, फिर से बोल देता हूँ कि अमोनियम क्लोराइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन, एल्युमिनियम क्लोराइड, नेप्थेलीन एंड एंथ्रासीन। ठीक है। इतना जो होता है उदारपातन करता है। चलिए अगले प्रश्न के चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल पंकिल जल से अलग करेगा। ठीक है। कौन सा करा कि निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगा। ठीक है। तब पंकिल किसे कहते हैं आपको पता है? पंकिल जो कहते हैं कीचड़ युक्त पानी जो होता है, मैंने कीचड़ से घुला हुआ पानी जो रहता है उसको कहता है पंकिल। ठीक है। तो किस विधि द्वारा उसका उससे पानी अलग किया जा सकता है, ये पूछ रहा है कीचड़। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सी? निस्यंदन। क्या हो जाएगा? निस्यंदन के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा? तो निस्यंदन के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है। किसके द्वारा किया जा सकता है? तो निस्यंदन के द्वारा किया जा सकता है। तो निस्यंदन क्यों हो जाएगा? तो फिल्टर पेपर से छानना। ठीक है। क्या हो जाएगा? फिल्टर पेपर से छानना। चलिए आगे फिर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? जल जल शोधन मतलब कहते हैं जल को शुद्ध करने के लिए। ठीक है। क्या होता है? जल को शुद्ध करने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा विपरीत परासरण। क्या हो जाएगा? विपरीत परासरण का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? तो विपरीत परासरण का प्रयोग किया जाता है। चलिए तो अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इस तुरंत हमने पढ़ा था। क्या हो जाएगा इसका? रिवर्स परासरण। क्या हो जाएगा? रिवर्स परासरण। ठीक है। क्या हो जाएगा? रिवर्स परासरण। तो पदार्थ का जो अणु होता है अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर जाता है। क्या होता है? अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर जाता है। ठीक है। तो उसको रिवर्स परासरण कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि बिल बिलवनीकरण या डिसॉलिनेशन क्या है। ठीक है। बिलवनीकरण या डिसॉलिनेशन क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है। तो क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग किया करते हैं। ठीक है। क्या होता है? जिससे नमकीन पानी को खनिज पदार्थ से अलग करते हैं उसको क्या कहते हैं? विलवनीकरण कहते हैं। ठीक है। डिसॉलिनेशन। डिसॉलिनेशन। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो पानी से हाइड्रोजन को अलग करने के लिए क्या किया जाता है? ऑप्शन हमारे विद्युत अपघटन किया जाता है। क्या कहता है? पानी से हाइड्रोजन को अलग करने के लिए विद्युत अपघटन किया जाता है। ठीक है। तो जब विद्युत लगाते हैं तो क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन टूट जाता है। ठीक है। एक दूसरा पर टूट जाता है और हाइड्रोजन हमें प्राप्त हो जाता है। चलिए कुछ जान जाते हैं कि पानी से हाइड्रोजन और तथा ऑक्सीजन को अलग करने की विधि को विद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है। इस विधि का उपयोग औद्योगिक क्षेत्रों में भी किया जाता है। ठीक है। इसके द्वारा एल्युमिनियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि के उत्पादन में सहायता प्रदान करता है। ठीक है। तो किसका उत्पादन में सहायता करेगा? एल्युमिनियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उदार उत्पादन पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उदार उत्पादन पदार्थ नहीं है। तो हमने क्या क्या बोला था कि अमोनियम क्लोराइड, ठोस कार्बन CO2, मैंने ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन, एल्युमिनियम क्लोराइड और क्या हो जाएगा? नेप्थेलिन और एंथ्रासिन। तो इसमें कौन हो जाएगा? तो सोडियम सल्फेट। ये देखिए क्या हो जाएगा? कपूर उदार उत्पादन है, नेप्थेलिन भी है, अमोनिया क्लोराइड भी है और सोडियम सल्फेट नहीं है। ठीक है। तो 17 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सोडियम सल्फेट। ठीक है। क्या हो जाएगा? सोडियम सल्फेट। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा? अगला प्रश्न कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्न में से किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे। तो सोडियम क्लोराइड को अमोनियम क्लोराइड से अलग करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उदारपातन या सब्लिमेशन। मैंने इंग्लिश में उसको सब्लिमेशन कहते हैं, ऐसे उदारपातन कहते हैं। देखिए दोनों ऐसे सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड दोनों क्या है? तो उदारपातन पदार्थ है। ठीक है। इसलिए उदारपातन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है दोनों को अलग करने के लिए। ठीक है। चलिए इसके बारे में कुछ जान जाते हैं। तो सोडियम क्लोराइड को से अमोनियम क्लोराइड को नौसौदर को अलग करने के लिए जैसे
यह नौसौदा जिसे अमोनियम क्लोराइड को ही नौसौदा कहते हैं, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, तो NH4Cl होता है, ठीक है। को अलग करने के लिए उदरपातन या सब्लिमेशन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, ठीक है। उदरपातन क्या है, तो मिश्रण से पदार्थ की पृथक कराने की वह विधि है जिसमें किसी ठोस पदार्थ को करने पर वह बिना द्रव में बदले वाष्पीकृत हो जाता है, ठीक है। जैसे कपूर अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या हो जाएगा, वो सीधे बिना द्रव में बदले वाष्प में बदल जाता है, ठीक है। उसी को उदरपातन कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग टिपों या फनल द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है। अलग अलग कीपों तथा फनल द्वारा अलग अलग किया जाता है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेल और पानी। क्या हो जाएगा, तेल और पानी, ठीक है। किसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो तेल और पानी। तो क्या करा कि तेल और पानी का मिश्रण को अलग करने के लिए कीपो या फनल द्वारा अलग किया जा सकता है, क्योंकि यह विषमांगी मिश्रण है। क्या है, विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि वो दोनों एक में मिक्स नहीं हो पाता, ठीक है। इसमें क्या होता है, समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण दो प्रकार का होता है। समांगी जो होता है वो जो दोनों पदार्थ को मिलाएगा तो एक में मिल जाता है, ठीक है। जैसे नमक और पानी को घोलिएगा तो एक में मिल जाता है, अलग अलग नहीं देते। विषमांगी होता है जो बाहर दिखाई पड़ता है, नहीं मिलता है, बाहर दिखाई पड़ता है। जैसे तेल और पानी को मिलाएगा तो वो विषमांगी हो जाएगा, ठीक है। जैसे बालू और पानी को मिलाएगा तो वो विषमांगी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि समुद्र के पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीक को क्या कहते हैं, ठीक है। समुद्र के पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों में से एक है, कौन सा तकनीक यूज किया जाता है, ठीक है। सो पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आसवन विधि। समुद्र के पानी को शुद्ध करने के लिए आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। समुद्र के पानी को शुद्ध करने के लिए क्या कहता है, आसवन विधि का। समुद्र के पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल में किए जाने वाले तकनीक जो है वो आसवन है। आसवन विधिकरण की भौतिक विधि है। जैसे गैस गैस से द्रव बनने की परिघटना को संघनन कहते हैं। किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था में गैस अवस्था में परिवर्तन होना वाष्पीकरण कहा जाता है, ठीक है। द्रव से गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न, स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के एल्वेलाई और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां संकुचन और विश्राम होता है, ठीक है। तो कौन है, कैसा रूप में पाया जाता है कि जहां संकुचन और विश्राम होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थायी, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, अस्थायी, ठीक है। तो इसका वाले को जान लीजिए कि स्क्वेमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के एल्वेओली और जानवरों के अन्य हिस्सों में भी पाया जाता है, ठीक है। जहां अस्थायी संकुचन और विश्राम होता है। क्या होता है, अस्थायी संकुचन और विश्राम दोनों होता है, ठीक है। तो स्क्वेमस एपिथेलियम स्क्वेमस कोशिकाओं की एक परत से बनने वाले ऊतक होते हैं। क्या होता है, एक परत से बनने वाले ऊतक होते हैं जो सतहों को पंक्तिबद्ध करते हैं, ठीक है। जो सतह, हर एक सतह को पंक्तिबद्ध दर्शाता है, ठीक है। स्क्वेमस कोशिका बड़ी पतली और सपाट होती है। क्या होती है, स्क्वेमस जो कोशिका होती है वो बड़ी और पतली और सपाट भी होती है, और इसमें एक गोल केंद्रक भी होता है। क्या होता है, इसमें गोल केंद्रक भी होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है कि किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिचर्म कोशिका, जिसको बाह्य त्वचा भी कहा जाता है। अधिचर्म कोशिका या बाह्य त्वचा भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। किससे बने होते हैं, तो अधिचर्म कोशिका से बने होते हैं। चलिए आगे क्या चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, पहला प्रश्न कर रहा है कि जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक सहायता प्रदान करने के लिए रिक्त स्थान एपिथेलियम इकाई आंतरिक परत निर्माण करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आयत फलनी या क्यूबॉइडल। क्या हो जाएगा, आयत फलनी या क्यूबॉइडल। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आयत फलनी या क्यूबॉइडल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अवकाशोत्तक रिक्त स्थान के बीच एक पूरक उत्तक मैंने फिल्टर टिश्यू का काम करता है। मतलब अवकाशोत्तक और एक और पूछा है जिसके बीच क्या करता है कि फिल्टर टिश्यू के रूप में काम करता है। तो क्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, त्वचा और मांसपेशी। क्या हो जाएगा, त्वचा और मांसपेशी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, त्वचा और मांसपेशी, ठीक है। अवकाशीय ऊतक शरीर में दूसरे संयोगी ऊतकों की अपेक्षा अधिक पाया जाता है, ठीक है। यह ढीला ढाला ऊतक होता है, यह दूसरे ऊतकों को जोड़ने और सहारा प्रदान करने का कार्य करता है। यह ऊतक त्वचा और मांसपेशी से भी जुड़ा हुआ रहता है। किससे जुड़ा रहता है, त्वचा और मांसपेशी से भी जुड़ा हुआ रहता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि किस ऊतक ग्रंथि का निर्माण करते हैं,
कौन सा ऊतक है जो ग्रंथि का भी निर्माण करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा ऊतक हो जाएगा जो ग्रंथि का निर्माण करता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाहिका। क्या हो जाएगा, वाहिका जो है वो ग्रंथि का भी निर्माण करता है। ठीक है, वाहिका क्या होगा, जो ग्रंथि का भी निर्माण करता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है। पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ को संग्रहित किया जाता है। तो इसका आंसर आप लोग को पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रेजिन और गोंद। क्या हो जाएगा, रेजिन और गोंद। क्योंकि जो रेजिन और गोंद क्या होता है, सिर्फ पौधे में पाया जाता है। तो जाइलम भी कहाँ पाया जाता है, पौधे में पाया जाता है। तो इसलिए रेजिन और गोंद इसका आंसर होगा। चलिए आगे फिर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। हम लोग को असत्य चुना है। कौन सा चुना है, असत्य चुना है। ठीक है, इसमें से तो असत्य चुनने के लिए चलो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक कह रहा है कि फ्लोएम में परिवहन जो ऊर्जा के उपभोग द्वारा होता है। तो ये तो सही है कि एटीपी के रूप में होता है। ठीक है, फ्लोएम में जो परिवहन होता है वो एटीपी के रूप में होता है। ठीक है, चलिए आगे कर चलते हैं। तो अगला कह रहा है कि आरंभ में ऊर्जा का उपयोग करके सुक्रोज को फ्लोएम में ले जाया जाता है। तो ये भी सही है कि सुक्रोज को फ्लोएम में ले जाया जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी भी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि फ्लोएम में परिवहन से जीटीपी और सीटीपी का उपयोग किया जाता है। तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। फ्लोएम के माध्यम से परिवहन करने के वाले कथन जो है, जो कुछ किया जाता है फ्लोएम में परिवहन में जो जीटीपी और सीटीपी का उपयोग किया जाता है, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी सही रहेगा। ठीक है, क्या जाएगा, सुक्रोज के कारण प्रसरण दाब में हुई वृद्धि के कारण जब फ्लोएम में चला जाता है। तो हाँ, ये भी बात सही है। लेकिन इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम लोग को असत्य चुना था, तो ऑप्शन सी असत्य है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए। चलिए आगे के चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न कह रहा है कि पादप में अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। हम लोग को क्या करना है, सही ढूंढना है। ठीक है, तो सही ढूंढिए इसमें से कौन है। ठीक है, तो सही ढूंढने के लिए क्या किया जाता है, तो पढ़िए आप लोग ऑप्शन। तो ये कह रहा है कि पादप मिट्टी में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर एक क्या करा कि पादप जो है मिट्टी में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन नहीं करते हैं। तो नहीं कैसे करते हैं, करते हैं। इसलिए ये बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को सही ढूंढना है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न एक अपशिष्ट पदार्थ है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न एक अपशिष्ट पदार्थ है, नहीं। ऑक्सीजन का जो होता है अपशिष्ट पदार्थ में निकलता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला कह रहा है कि पादपों में अतिरिक्त जल को स्थानांतरण द्वारा निकाल दिया जाता है। स्थानांतरण द्वारा नहीं, वाष्पीकरण द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, और डी का कह रहा है कि कुछ पौधे में अपशिष्ट उत्पादन राल मैंने रेजिन के रूप में संचित होता है। तो अभी थोड़ा देर पहले की पिछले वाला में पढ़ा था कि हाँ, अपशिष्ट पदार्थ में क्या होता है, तो रेजिन के रूप में रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, दिसंबर पौधों की पत्तियां द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधे के किन भागों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, जो फ्लोएम के पत्तियों द्वारा जो भोजन बनता है, उसको फ्लोएम द्वारा पौधे के किस भाग में पहुंचाया जाता है, ये पूछ रहा है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जड़ों बीजों और फलों और विभाज्योतक तक। कहाँ पहुंचाया जाता है, तो जड़ों बीजों फलों और विभाज्योतक तक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है कि इनमें से, और आज के लिए लास्ट प्रश्न है, कि इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादप में संवहनी ऊतक का भाग नहीं होता है। मैंने कौन सी कोशिका है जो संवहनी ऊतक का भाग नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलेन काइमा। क्या हो जाएगा, कोलेन काइमा। कोलेन काइमा कोशिका जो पादप में संवहनी ऊतक का भाग नहीं होता है। यह कोशिका संवहनी ऊतक को समर्थन प्रदान करती है तथा यांत्रिक चोटों के खिलाफ पौधे को सुरक्षा प्रदान करती है। कोलेन काइमा जीवित कोशिका है। इसमें से सेलुलोज की कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, कोलेन काइमा क्या है, जीवित कोशिका है जिसमें सेलुलोज की कोशिका भित्ति भी होती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों को शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए और हम उसे समझाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।